नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम काला धन से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। टैक्स बचाने के लिए लोग अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो विदेश में भी अपनी संपत्ति छुपा कर रखते हैं। काला धन उस इनकम को कहा जा सकता है जिसमें टैक्स की देनदारी बनती है, लेकिन उसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती है। यह भी कहा जा सकता है कि एक इनकम को छुपाने का प्रयास किया जाता है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है। वहीं ज्यादातर विदेश में छिपाई गई संपत्ति के लिए ब्लैक मनी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। काले धन पर साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कानून बनाया था। इस कानून में काले धन पर जांच प्रक्रिया की नई संरचना तैयार की गई है। इसके साथ ही प्राथमिकता के आधार पर विदेशों में जमा काले धन या अघोषित विदेशी संपत्तियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। इस कानून में सजा का प्रावधान भी ज्यादा है और कार्रवाई करने को लेकर भी कड़े नियम हैं। ब्लैक मनी कानून 2015 में विदेश में काला धन छुपाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा प्रावधान है। टैक्स चोरी करने वालों पर 300% जुर्माना लगता है। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। काला धन से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं इस विषय पर। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आपके टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर चल रहे हैं। इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार आपको बता देते हैं, 01206127 और दूसरा नंबर भी आप डायल कर सकते हैं 01206127 काला धन से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप कॉल करें। हमारा आज का विषय यही है। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कानून में काला धन को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। रिशु, एक तो जो काला धन का जो विषय है और जो समस्या है वो अपने आप में एक छोटी सी कानूनी समस्या नहीं है, एक छोटी सी कानूनी सवाल नहीं है कि काला धन की जब बात आती है तो उसके जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। अगर हम काले धन की बात करते हैं, इसीलिए काले धन के ऊपर अक्सर आप देखेंगे कि सरकार जो होती है वो हमेशा सख्त रहती है, क्योंकि काला धन केवल एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है एक व्यक्ति ने अगर मान लीजिए टैक्स नहीं दिया तो केवल उसका धन काला धन हो गया, इतना भर हम कह दें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारा धन जिसका कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, वो धन न केवल काला धन होता बल्कि वो धन जो है ऐसे जगहों पर इस्तेमाल होता है जो देश के अहित में होते हैं। एक सामान्य सा नियम यह है कि जो व्यक्ति देश के जो स्रोत है उनका जितना ज्यादा इस्तेमाल करता है उसको टैक्स उतना ज्यादा देना चाहिए, जो जितना कम इस्तेमाल करता है उसको टैक्स उतना कम देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो लोग, जब मान लीजिए इनकम होती है उनका, वो उस भारत के स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खानों का इस्तेमाल, सब चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब इनकम कमाते हैं और जब टैक्स देने की बारी आती है तो वो लोग टैक्स नहीं देते। न केवल टैक्स नहीं देते बल्कि ऐसी स्थिति में उस धन को अपने पास जमा रखते हैं, जिससे कि वो धन जो होता है दोबारा से अर्थव्यवस्था के अंदर वापस नहीं आता। और दूसरी बात है कि और गलत काम में इस्तेमाल होता है। तो ऐसी स्थिति में जो धन, जो काला धन की जो संज्ञा में आती है, वो वही धन माना जाता है जो अकाउंटेबल नहीं है, जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता। इसीलिए सरकार हमेशा सख्त रहती है कि काले धन को, अधिकांश काले धन को जो है अकाउंटेबल बनाया जाए, जिससे कि कई बार बात होती है कि पैरेलल इकोनॉमी चलती है देश के अंदर। एक इकोनॉमी वो है जो टैक्स से चलती है जिसका हम अकाउंटेबल है, एक इकोनॉमी वो है जो कि बिना टैक्स की चलती है और काले धन की चलती है। तो जो काले धन से चलने वाली जो इकोनॉमी है उस पर जब टैक्स का भुगतान नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में सोचिए सरकार के पास जब टैक्स नहीं आएगा तो सरकार कैसे जो सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य है वो कैसे कर पाएगी और कैसे लोगों का भला कर पाएगी, कैसे शिक्षा स्वास्थ्य मिल पाएगा, कैसे रक्षा संसार वो होगा। तो इसलिए काला धन जो है अपने आप में
आज अपने में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बिल्कुल सही आपने कहा, काला धन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। लेकिन सर ये बताइए कि अगर कोई संपत्ति या आय टैक्स के दायरे में नहीं भी आता हो, तब भी क्या इसका रिटर्न भरना अनिवार्य होगा? देखिए, अगर उसके दो पहलू हैं। अगर आप ऐसे देखते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न वो व्यक्ति भरता है जो व्यक्ति टैक्स के स्लैब में आता है, यानी जिसको टैक्स देना होता है जी। लेकिन अक्सर इस बात को कहा जाता है और ये लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वो इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो जरूर दे, उसके हमेशा बहुत फायदे होते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति संपत्ति जब परचेज कर लेता है तो उसको एडवांस टैक्स उसके पास से चला जाता है या टीडीएस कट जाता है। अगर टीडीएस चला गया है या एडवांस टैक्स चला गया है और बाद में वो व्यक्ति ये साबित करता है कि भाई उसकी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है, तो वो व्यक्ति उन जो टीडीएस को या वो एडवांस टैक्स को तभी क्लेम कर सकता है जब वो इनकम टैक्स भरता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब मान लीजिए कोई भी किसी व्यक्ति को वीजा लेना होता है या अपना लोन लेना होता है, तो जो इनकम टैक्स रिटर्न एक डॉक्यूमेंट जो होता है, दस्तावेज जो होता है, ये आपकी आर्थिक स्थिति को बताता है और ये बताता है कि भाई किस तरीके से आप चलते आ रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपने इनकम तो जब आपको हो रही है तो आपको इनकम टैक्स देना है, जब आपको घाटा होता है तब क्या होगा, कैपिटल लॉस जब होता है तो कैपिटल लॉस अगर आपको हो गया है तो वो कैपिटल लॉस कई बार क्या होता है कई सालों तक आपको लगातार होता है, तो उसमें कई बार क्या कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उसको अगले वर्षों में एडजस्ट करने के लिए ये जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है ये हमें बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, आज आप बैंक में जाएंगे तो जो पैन कार्ड बनता है और बैंकिंग की सुविधा होती है उनके अंदर भी जो इनकम टैक्स को के रिटर्न को मांगा जाता है, कोई 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, जिससे कि आपकी वित्तीय स्थिति की जानकारी हो सके, आपका ये पता लग सके कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। तो अपने आप में एक सभ्य नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरनी चाहिए, चाहे उसकी जो इनकम है वो उस टैक्स की छूट से कम है और चाहे ज्यादा है। ज्यादा तो निश्चित तौर पर भरना ही है, अगर कम भी है तो हमेशा ये एडवाइस की जाती है कि हर व्यक्ति जो है अपने आप को इनकम टैक्स के दायरे में रखे और अगर इनकम टैक्स वो भरता है तो लगातार उसको भरना चाहिए। जी, उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे नागरिक होने के चलते जो तमाम देश के लोग हैं, जो आपने बात ये कही है, आपकी अपील को सुनेंगे भी, आपकी एडवाइस को मानेंगे भी। सर ये भी बताइए कि आयकर विभाग कब छापा मार सकता है और क्या नियम का पालन करना होगा इस दौरान? देखिए, जब भी आयकर विभाग को ये जानकारी मिलती है क्या या उनको दस्तावेज से पता लगता है, मानिए किसी व्यक्ति ने अपने इनकम टैक्स के जो डॉक्यूमेंट है वो जमा किए, जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करी, या मान लीजिए आजकल तो जो पैन कार्ड से एक अलर्ट होता है, बैंक का अलर्ट में पता लग जाता है कि कोई व्यक्ति कितने ट्रांजेक्शन कर रहा है, या इनकम टैक्स अधिकारी को कोई ऐसी टिप मिलती है जिसको उसको ये पता लगता है कि इस व्यक्ति के पास जो काला धन है या इस व्यक्ति ने जो धन रखा हुआ है वो उस टैक्स को नहीं दे रहा, तो ऐसी स्थिति में उस अधिकारी के पास ये अधिकार होता है तो उस व्यक्ति के पास वो रेड कर सकता है और उस व्यक्ति के पास जा सकता है और उससे पूछा जा सकता है कि भाई आपके पास जो संपत्ति है या धन है या सोना है, चांदी है, या जो भी स्टॉक्स हैं, ये जो इनका जो स्रोत है वो क्या है, और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो बताए कि वो जो संपत्ति खरीदी है वो कैसे खरीदी है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जेवरात होते हैं वो पुराने होते हैं तो वो सब चीजों का ब्यौरा जो होता है, इसीलिए मैं आपको पहले वाला हमारे जो क्वेश्चन था, इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है अपनी जो ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आप यही बता सकते हैं कि पहले आपकी स्थिति क्या थी। तो ये सारी चीजों को इम्पोर्टेंट है कि अधिकारी को अधिकार होता है कि वो आपके यहाँ पर सर्च कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति मौजूद है उसकी सर्च कर सकता है, आपके दस्तावेज है उनकी जांच कर सकता है और उन दस्तावेजों को जब्त भी कर सकता है। अल्टीमेटली जो अधिकारी होता है उनका जो पर्पज यही होता है कि आपकी जो आय है, जो आप इनकम दिखा रहे हैं और जो आपके अनअकाउंटेड है जिसको आपने नहीं दिखाया, उसके जो बीच का फर्क है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप नहीं बता पाते तो सारा का सारा धन जो है वो ब्लैक मनी माना जाएगा और फिर उसके प्रावधान जो है जिसमें टैक्स, जिसमें फाइन भी है और आगे जेल भी है, वो सारे प्रावधान आप पे लागू होंगे और वो उसका सबका आपको सामना करना पड़ेगा। तो काला धन से जुड़ी कानूनी जानकारी लगातार हमें दे रहे हैं अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर मेरा सवाल आपसे यही था कि जिसके घर छापा पड़ा है उसके क्या कुछ हक होते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए ऋषु, ये तो सामान्य तौर पे एक नियम है
और सामान्य तौर पे हर नागरिक का अधिकार है कि कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे ईडी की हो, या मान लीजिए सीबीआई हो, या सामान्य पुलिस हो, अगर आपके घर आती है और आपके घर में वो रेड डालती है और ये आपके घर में सर्च करने के लिए आती है, तो आपका अधिकार है कि सबसे पहले आप उनसे, सबसे पहला काम तो अगर आपको लगता है कि जो जो अधिकारी आपके घर आया है उस अधिकारी को आपको शक है कि वो उस डिपार्टमेंट का नहीं है, तो सबसे पहले तो आप उनके आई कार्ड की जांच कर सकते हैं। जितने लोग आए हैं, जितने भी लोग हैं, उसमें 1, 2, 4, 5 जितने भी लोग हैं, आप सबके आई कार्ड जांच कर सकते हैं। दूसरा अधिकार ये है कि अगर वो कहते हैं कि आपको आपके घर में सर्च लेने, आपके घर में तलाशी लेनी है, तो आप उस तलाशी के वारंट की जांच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तीसरा ये है कि जब अगर मान लीजिए आपके घर में वो इनकम टैक्स की रेड हो रही है, तो आपकी वैसे जिम्मेदारी है कि आप उस रेड में उनके साथ रहें और उसमें जो संपत्ति निकालते हैं उसका ब्यौरा दें। अगर कोई ऐसी संपत्ति निकल के आती है, मान लीजिए जिसका आपने ऑलरेडी, जो कोई कैश है या मान लीजिए कोई जेवर है जिसका आपने ब्यौरा दे रखा है, तो वो आपको अधिकार है कि आप उनको ब्यौरा से बता सकते हैं कि ये आप ऑलरेडी इनकम टैक्स में आपने शो कर रखा है, वो आप रख सकते हैं। उस धन को, उस कैश को भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो मान लीजिए किसी का घर के अलावा कोई शॉप या कोई ऐसी फैक्ट्री के अंदर मानी रेड डाली गई है जहाँ पर सामान जो है वो आगे बिकने के लिए, आगे जाने के लिए, तो जो स्टॉक होता है, आप स्टॉक को भी, आपको अधिकार है कि आप उनको बता सकते हैं ये स्टॉक जो आगे जाने के लिए, उस स्टॉक को भी उनको रोकने का अधिकार नहीं है। तो आपका सामान्य अधिकार जो होता है कि आप जब भी वो, अगर मान लीजिए जो जांच अधिकारी आया है वो किसी चीज की जब्ती कर रहा है और जब्त करके उसका मानिए पंचनामा बना रहा है, तो आपका अधिकार है कि आप उस पंचनामे को देख सकते हैं कि वो जो चीज जब्ती कर रहा है वो कैसे जब्ती कर रहा है, उसकी जो गिनती कर रहा है वो कैसे कर रहा है, उस गिनती में कोई गलती तो नहीं कर रहा, उसकी जो मान लीजिए कोई सोना है, चांदी, कोई ऐसी आइटम है जिसको हम रुपए के अंदर नहीं बना सकते या उसकी नंबरिंग नहीं हो सकती, तो उसका साइज, उसका डिस्क्रिप्शन वो प्रॉपर तरीके से लिखा जाए, उसका रंग प्रॉपर तरीके से लिखा जाए, तो ये सारे अधिकार है। या मान लीजिए बही खाते होते हैं, अगर कोई ऐसा बही खाता जो कि उस रेट से संबंधित नहीं है, जिसका उससे उस काम से संबंधित नहीं है, तो आपका अधिकार है कि आप बता सकते हैं कि इससे रेलेवेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। तो सामान्य अधिकार होते हैं नागरिक के कि उसको जब भी रेड होती है तो वैसे तो वो कॉपरेट करे, और इसके अलावा अगर सामान्य अधिकारी उसको किसी भी तरीके से परेशान करता है और या मान लीजिए किसी तरह से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करते हैं, तो उसके बाद कानूनी रास्ते हैं, आप उन्हें कंप्लेंट भी कर सकते हैं। सर, वैसे तो आपने बहुत अहम जानकारी दे भी दी है। मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि संपत्ति की जब्ती से जुड़े क्या कुछ कानून है? देखिए, संपत्ति जब भी कोई अधिकारी, इनकम टैक्स का अधिकारी आपके यहाँ रेड डालने के लिए आता है, तो वही संपत्ति जब्त कर सकता है जो संपत्ति आपकी अनअकाउंटेबल है, यानी वो संपत्ति जो आपने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में नहीं बता रखी, जिसका आपने ऑलरेडी टैक्स नहीं दे रखा, तो वो संपत्ति, और उस संपत्ति को हम बात करते हैं, वो संपत्ति रुपए में हो सकती है, वो संपत्ति कोई प्रॉपर्टी जो है उसके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, वो संपत्ति बही खाता हो सकता है, वो संपत्ति आपकी क्या नाम है सोने चांदी के जेवरात हो सकते हैं, वो सारी संपत्ति जो है वो सारी संपत्ति को जब्त कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फिर वही पहली बारी बात आती है, अगर आप उस जांच अधिकारी को बताते हैं कि जो संपत्ति आपके सामने है उसका आपने ऑलरेडी पहले ब्यौरा दे रखा है, वो सब कुछ आपने पेमेंट कर रखी है, उसका इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट आपके पास है और उसको जब्त करने का उनको अधिकार नहीं है, तो एक सामान्य नागरिक को पूरा अधिकार है कि इस बात को वो बता सकता है। जब्ती जब वो करता है तो जब्ती करते वक्त जो पंचनामा बनता है, उस पंचनामे में उस नागरिक का अधिकार होता है कि वो देखे कि जब्ती जो की जा रही है वो उस पूरे सामान की जा रही है या नहीं की जा रही है, उस जब्ती के जो भी जब्ती का पंचनामा का डॉक्यूमेंट होता है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये पूर्ण अधिकार होता है। और जब्ती करने से पहले जो जब्त करने वाला अधिकारी है उसको जब्त करने का अधिकार है या नहीं है, उसके बाद आई कार्ड है नहीं है, उसको पूरे जो अधिकार मिले हुए नहीं मिले हुए, ये सारे के सारे जो ऑर्डर है वो सारे ऑर्डर देखने का एक सामान्य नागरिक को अधिकार है। अगर वो उसके बाद नहीं है तो जब्ती करने से इनकार कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो पहले चेक करे, वारंट चेक करे, उसके बाद ही उस व्यक्ति को अलाउ करे। जी सर, आप इतनी अहम जानकारी दे रहे हैं, कई सारे सवाल हमारे मन में लगातार उठ रहे हैं। सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ब्लैक मनी कानून में विदेश में काला धन छुपाने या गलत जानकारी देने या टैक्स ना देने पर सजा, जुर्माने के क्या कुछ प्रावधान होते हैं? देखिए रिशु, जो हम इनकम टैक्स हम बात करते हैं काले धन, तो काला धन जब मान लीजिए हमारे देश के अंदर किसी व्यक्ति ने
मान लीजिए अपने घर में या मान लीजिए दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में छुपा रखा है तो पता करना आसान है। लेकिन उस व्यक्ति ने अगर ऐसे मान लीजिए उसके रिश्तेदार हैं या ऐसे उसके जानकार हैं, उसने उस काले धन को और मतलब किसी तरीके से विदेश पहुंचा दिया और विदेश में उस काले धन को उसने अर्जित करके वहां पे जमा कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में वो जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी है कि वो बताए जो विदेशों में धन है, वो जो संपत्ति मान लीजिए किसी विदेश में परचेज कर रखी है, तो वो संपत्ति का ब्यौरा दे कि वो संपत्ति उसने कैसे परचेज करी है। क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा, उसका नाम होता है हवाला। बहुत बार हवाला जो होता है, हवाले के द्वारा जो यहाँ का धन होता है वो विदेशों में चला जाता है और व्यक्ति जो वहां पर संपत्ति परचेज कर लेता है, क्योंकि उस संपत्ति का जो डिस्क्रिप्शन है हमारे यहाँ पर कहीं पर है नहीं, तो पता नहीं चल पाता कि संपत्ति जो है वो ब्लैक धन है कि नहीं है। अगर विदेशों में वो उस हवाले के द्वारा या किसी तरह से यहाँ से काला धन गया है और संपत्ति अर्जित की है, तो वो धन भी जो उस व्यक्ति का अब वो नया जो प्रावधान है उसमें उस संपत्ति को भी शामिल करना होता है, क्योंकि उस संपत्ति को शामिल करने के बाद ही किसी व्यक्ति की जो ट्रू इनकम है वो पता लग सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस होते हैं, फैमिली मैटर्स होते हैं, कई बार डिवोर्स केसेस होते हैं, इनकम टैक्स केसेस होते हैं, कंपनी के केसेस होते हैं, फ्रॉड केसेस होते हैं, तो ये चीटिंग केसेस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मान लीजिए उसको पकड़ा जाता है तो कहता है जी मेरे पास तो कोई रिकवरी हुई नहीं, मेरे पास तो कोई धन है नहीं। लेकिन बहुत जब गहन जानकारियां होती है, बहुत इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन होती है, तो पता लगता है कि वो धन जो है किसी विदेश में, किसी विदेश के बैंक में या किसी विदेश में कंपनी के अंदर मान लीजिए शेयर होल्डिंग कर रखी है या किसी विदेश में कोई संपत्ति का परचेज कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार ने नियम बनाया है कि आपको अगर विदेशों में संपत्ति है उसका भी ब्यौरा देना होगा, और अगर कोई व्यक्ति वो ब्यौरा नहीं देता है तो अधिकतम 10 साल तक उसके अंदर सजा का प्रावधान है। सर, वही सवाल भी आपसे था कि विदेशी संपत्ति के खुलासे पर क्या कुछ प्रावधान है? देखिए विदेशी, यही मैं आपको बता रहा हूँ, विदेशी संपत्ति अगर अधिकांशता जो विदेशी संपत्ति है जो लोग नहीं बताते वो वही संपत्ति होती है जो हवाला के द्वारा की गई होती है। यानी उस संपत्ति में जो धन लगाया गया होता है वो कहीं ना कहीं काले धन से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए विदेश में जो सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है कि आप विदेश में संपत्ति नहीं परचेज कर सकते, आप बहुत सारी संपत्ति परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कोई संपत्ति परचेज की है और आप इस देश के नागरिक हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको बताना है कि उस संपत्ति चाहे देश में चाहे विदेश में आपने किन स्रोतों से संपत्ति परचेज करी है। और अगर आप नहीं बताते तो ये माना जाएगा कि आपने संपत्ति जो परचेज करी है वो संपत्ति आपने काले धन से परचेज करी है, और वो संपत्ति आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ी जाएगी और उस संपत्ति के द्वारा जो टैक्स है वो लिया जाएगा। न केवल टैक्स लिया जाएगा बल्कि उस संपत्ति का ब्यौरा अगर कोई छुपाता है तो छुपाने के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। सर, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, सबूत की खोज और सबूत के पेशे पर अधिकारियों की क्या शक्तियां होती हैं, क्या कुछ शक्तियां हैं? देखिए, जब भी कोई रेड डालती है, रेड डालने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि वो अधिकारी कैसे साबित करेगा कल को अगर जिस व्यक्ति का रेड डाली है और उसको वो अपील करता है तो वो अधिकारी अपने आप को कैसे साबित करेगा कि उसने जो साक्ष्य इकट्ठे किए हैं वो साक्ष्य वो सही है। पहले तो उसकी खोज का अधिकार यानी उसको सर्च का उसको कितना अधिकार है, वो कहाँ पे एंट्री कर सकता है। मान लीजिए कोई किसी घर में जाता है और वहां पर किसी स्त्री के पास उसको ये पता लगता है उस स्त्री के पास कोई संपत्ति जो छुपा रखी है, तो ऐसी स्थिति में उसको महिला अधिकारी को लेकर जाना पड़ता है, उससे संपत्ति चेक करानी पड़ती है। या मान लीजिए किसी ने कोई संपत्ति को किसी दरवाजे में बंद कर रखा है, जिस पर लॉक लगा रखा है या उस पर दीवार लगा रखी है, तो जो साक्ष्य को खोजना है यानी जो सर्च करना है, वो सर्च के अधिकार जो होते हैं उस अधिकारी काफी वाइड होते हैं। उनको अधिकार दिए जाते हैं कि किसी बंद जो अगर कोई मान लीजिए बंद संपत्ति है, उस बंद संपत्ति के ताले को वो तोड़ने का अधिकार उनके पास होता है। या कोई मान लीजिए कोई ऐसा पुख्ता कोई दीवार लगा दी गई है, उसको भी तोड़ने का अधिकार उसके पास होता है। अगर उसको इस बात का शक है या उसके पास पूछना है कि उस दीवार के पीछे या उस ताले के पीछे धन को छुपाया गया है। या मान लीजिए कोई ऐसा पर्दानिशी स्त्री है और उस पर्दानिशी स्त्री से कोई किसी चीज की जब्ती करनी है और तो ऐसी स्थिति में उसको या साक्ष्य खोज करनी है, तो उसको महिला जो अधिकारी को लेकर जाना पड़ता है जिससे कि वो साक्ष्य उसके पास से निकाली जा सके। और फिर क्योंकि जब हम साक्ष्य निकाल लेते हैं तो साक्ष्य निकालने के बाद उनको फिर जो अधिकारी के सामने पेश करना होता है जिससे कि ये तय हो सके कि उसका जो कितना ब्यौरा बना, कितना टैक्स बना और उस हिसाब से क्या क्या कार्रवाई की जाती। जी, आज के विषय पर इतनी अहम जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।